गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कपूरिया, सहायक आचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय नीमकाथाना के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। भारत के भूआकृतिक प्रदेशों के क्रम में हमने अब तक हिमालय को पढ़ लिया और हिमालय के जो विभिन्न भाग थे, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय का विस्तृत विवरण हमने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश की। एक भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, साथ ही साथ कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। रोजगार की दृष्टि से, क्योंकि कृषि जो है वो भारत में अधिकांशतः रोजगार प्राप्ति का एक साधन है, तो मैदानी प्रदेश जो है वो भारत के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और डेमोग्राफिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सामान्य परिचय के बारे में कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। इनके बारे में हम पहले बात करते हैं। मध्यवर्ती विशाल मैदान उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार इनके मध्य में स्थित है। यानी कि इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है और इसके बीच में ये आपका मैदानी क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। यानी कि भारत का जो मध्यवर्ती मैदान है वह 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह एक कापीय मैदान है, एलुवियल प्लेन है, जो नदियों के द्वारा जमा की गई काप मिट्टी से बना है। इस मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व में इसकी जो लंबाई है वह 2400 किलोमीटर की है तथा 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी चौड़ाई जो है वह कहीं कहीं पर 150 है। औसत की बात हम कर रहे हैं यहाँ। 150 किलोमीटर से लेकर के 500 किलोमीटर औसत चौड़ाई में हमारा मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश विस्तृत है। इसकी चौड़ाई की एक विशेषता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें असम में, जो इस मैदानी क्षेत्र का सबसे पूर्ववर्ती भाग है, वहां पर इसकी चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। राजमहल की पहाड़ियों के पास यह 160 किलोमीटर हो जाता है। बिहार में यह 200 किलोमीटर के आसपास। पंजाब में, जो कि इसका पश्चिमोत्तर भाग है, 500 किलोमीटर तक इसकी जो चौड़ाई है वो मिलती है। इस मैदानी प्रदेश की औसत जो ऊंचाई है वह लगभग 150 मीटर है। बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 150 मीटर है और ढाल प्रवणता अत्यंत मंद है, बहुत ही निम्न है। 13 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर की जो है ढाल प्रवणता यहाँ पर पाई जाती है। यानी कि बहुत ही मंद ढाल वाला क्षेत्र है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 150 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई है। विशाल मैदान लगभग एक होमोजीनियस मैदान है, होमोजीनिटी पाई जाती है, बिल्कुल समतल मैदान है, ढाल प्रवणता बहुत निम्न है। इसकी इस समरसता को, इस होमोजीनिटी को नदियों के जो किनारे हैं, कगार भूमि जो है, नदियों के किनारे जो हैं वो बीहड़ भंग करते हैं। यानी कि नदियां जो गुजरती हैं, जो निम्न भूमि होती है, उसके जो किनारे वाले भाग होते हैं वो कगार भूमि कहलाती है उसकी। और जो बीहड़ क्षेत्र हैं बहुत गहरे क्षेत्र हैं, खास करके पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वाला जो हिस्सा है वहाँ पर बीहड़ भूमि पाई जाती है, जो कि इसका भाग है और इसकी समरूपता को भंग करने का काम करते हैं ये दोनों ही स्थलाकृतियां। इस मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई? हमने पहले हिमालय की उत्पत्ति देखी थी, अब हम बात करते हैं कि मैदानी क्षेत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत से विद्वानों ने हिमालय जो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है इसकी उत्पत्ति के बारे में अपनी अपनी राय दी, लेकिन आज जो वर्तमान में अभिनव मत है, जो सर्वमान्य मत है, वो क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। भारत के उत्तरी मैदान एक अभिनति है। इसको समझेंगे हम कि अभिनति क्या होती है। अभिनति का प्रतिनिधित्व करता है। इस अभिनति की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरवर्ती प्रवाह के कारण प्रायद्वीपीय पठार और अपेक्षाकृत मुलायम अवसादों से निर्मित 33 भूसन्नति, आप इनको नोट करते चलें,
अभिनति है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तरवर्ती प्रवाह हो रहा है, प्रायद्वीपीय पठार की जो कठोर चट्टानें हैं वो, और टेथिस भूसन्नति की जो मुलायम चट्टानें हैं उनके मध्य में जो टकराव होता है, उस टकराव के परिणाम स्वरूप जो वलन पड़ते हैं और उन वलनों से जो अपनति और अभिनति बनती है। यहाँ पर अभिनति की बात हम कर रहे हैं, तो उस अभिनति में हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां अवसादों का निक्षेपण करती जाती हैं और इस मैदान का निर्माण करती हैं। पहले समझते हैं कि क्या है, हुआ क्या है। पेंजिया था, पेंजिया के चारों ओर पेंथलासा था। इस पेंजिया का विभाजन होता है और यहाँ पर एक समुद्र का पानी अंदर जाता है जिसको हम टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। इसके उत्तर में अंगारा लैंड है और दक्षिण में गोंडवाना लैंड है। अब समय के साथ इस अंगारा लैंड की दृढ़ भूमि और गोंडवाना लैंड की दृढ़ भूमि से नदियां प्रवाहित होती हैं और अपने साथ मलबा लेके आती हैं, और इस जो समुद्री क्षेत्र है टेथी भूसन्नति वाला या टेथिस सागर वाला जो क्षेत्र है उसको भरती जाती हैं। धीरे धीरे इनका विभाजन होता है और यह यूरेशियन प्लेट में तब्दील होती है और यह इंडियन प्लेट में तब्दील हो रहा है। हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं केवल। बीच में टेथिस सागर वाली क्षेत्र है जिसमें कुछ मलबा जमा हो चुका है और यह अब एक भूसन्नति के रूप में तब्दील हो चुका है। जब ये दोनों क्षेत्र, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो इस क्षेत्र में वलन पड़ते हैं, दबाव होगा, कंप्रेशनल फोर्स लगेगा, दबाव के परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो चट्टानें हैं वहां पर मोड़ पड़ेगा और मोड़ के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होगा। यह वाला जो ऊपर उठा हुआ भाग है यह अपनति कहलाता है और यह नीचे दसा हुआ भाग कहलाता है अभिनति। ऊपर उठा हुआ भाग अपनति और नीचे दसा हुआ भाग अभिनति कहलाता है। यहां तक क्लियर है कि किस प्रकार से अपनति और अभिनति बन रहा है। इंडियन प्लेट चूंकि घनत्व में अधिक है वह नीचे सबडक्ट करती है, बेनी ऑफ जोन में जाती है, और यूरेशियन प्लेट जो कि कम घनत्व वाली है ऊपर उठती है और मोड़ बनाती है, जिससे हिमालय का निर्माण हो रहा है। 3 हिमालय आपने देखे थे, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। बीच में यहां पर आपने घाटियां देखी थी। इस प्रकार से समझे, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। यहां पर बीच में आपने घाटियां देखी थी जो कि अभिनति वाला क्षेत्र है। यहां जो शिवालिक वाला क्षेत्र है, शिवालिक के आगे अभिनति होगी। इस अभिनति में यहां से जो नदियां निकल रही हैं शिवालिक से और हिमालय के क्षेत्र से, वो अपने साथ मलबा लेके आती हैं और यहां जमा करती जाती हैं, इस क्षेत्र में जमा करती जाती है। इसके अलावा जो दक्षिण वाला क्षेत्र जो है मध्यवर्ती मैदान का, जो कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, कठोर चट्टानों वाला क्षेत्र है, वहां से भी नदियां निकलती हैं और इस क्षेत्र को भरती जाती हैं और एक मैदान के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। तो इस प्रकार से एक अभिनति में हिमालय से निकलने वाली नदियों और प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के द्वारा जो मलबा लाया जाता है परिवहन करके और उसको जो निक्षेपण किया जाता है, उससे विशाल मैदान की उत्पत्ति हो रही है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं भारत के विशाल मैदानों का विभाजन। ये विभाजन 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक संरचनात्मक दृष्टिकोण से और दूसरा प्रादेशिक वर्गीकरण। संरचना के आधार पर कि अलग अलग क्षेत्रों में उसकी जो संरचनाएं हैं, जो मैदान बना हुआ है उस मैदान में जो संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं वो किस प्रकार के हैं उनके बारे में, और प्रदेशों के अनुसार जो है ये मैदान हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ये एक मैप है जिसके द्वारा आप समझेंगे कि हिमालय से लेकर के और मैदानी क्षेत्र तक किस प्रकार से स्थलाकृतिक चेंज हो रहा है। हिमालय था ये आपका हिमालय बना महान हिमालय, इसके बाद लघु हिमालय बना, इसके बाद शिवालिक बना। ये अब नीचे क्या था? अभिनति थी। नीचे अभिनति थी, यहां से नदियां निकल रही हैं और इस क्षेत्र को भर रही हैं। इसी प्रकार से यहां पर पठारी क्षेत्र है और ये पठारी क्षेत्र से जो नदियां आ रही हैं वो भी इस क्षेत्र को भर रही हैं। बीच बीच में जो घाटियां हैं हमने पढ़ी थी कि महान हिमालय और जो लघु हिमालय है उसके बीच में कुछ घाटियां थी। इसके अलावा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में भी कुछ घाटियां थी। इसके अलावा यहाँ पर भी
जो नदियां हैं वो निकलती हैं तो अपने साथ मलबा लेके आती हैं और यहाँ जमा करती जाती हैं। इससे यहाँ पर भी एक स्थलाकृति का निर्माण होता है, एक उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसको जम्मू कश्मीर में करेवा भूमि कहते हैं। करेवा कहते हैं, क्या कहते हैं? करेवा भूमि कहते हैं। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में जो नवीनतम जलोढ़ का मैदान है उसको वहाँ करेवा कहा जा सकता है, करेवा कहते हैं। ठीक है, तो अब इस संरचनात्मक वर्गीकरण में हम देख रहे हैं, यहाँ से हम देखेंगे ये पूरा जो है मैदानी क्षेत्र है। इसमें आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि नदियाँ शिवालिक से निकल रही हैं और बहुत मोटे मोटे कंकड़ पत्थर जमा कर रही हैं। जैसे ही नदी निकलेगी तो और नीचे आएगी, जो पर्वतपदीय क्षेत्र है वहां पर आएगी, तो उसका ढाल अचानक से कम होता है। तो ऐसे में जो भारी कंकड़ पत्थर लेके आती है, परिवहन करके नदी लेके आती है, ढाल कम होने के कारण उसके प्रवाह में कमी आती है और इस कमी के कारण अपने जो मोटे कण होते हैं उनको वो पर्वतपदीय क्षेत्रों में छोड़ती जाती है। इससे आगे जाएंगे तो कणों की जो मोटाई है वो लगातार कम होती जाएगी। इस क्षेत्र को कहते हैं भाबर प्रदेश। हम संरचनात्मक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो पहला वर्गीकरण में पहली चीज है भाबर प्रदेश। मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश का पहला जो हमने उपभाग किया वह क्या है? भाबर प्रदेश। इसके बाद में यहां पर नदियां बारीक कण लेके आ रही हैं और नदी का जल जो है वह बहुत धीमी गति से बह रहा है, क्योंकि ढाल बहुत कम है, इसलिए नदी का जो जल है वो सीधा नहीं चल करके वह इधर उधर घूमेगा, जिसके कारण दलदली क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। इसको हम तराई क्षेत्र कह रहे हैं। नदी आगे जा रही है। वर्तमान में जहां पर नदी का जल चल रहा है, नदी का बाढ़ का पानी जहां पर पहुंच रहा है उसको खादर भूमि कहते हैं। और बहुत सालों पहले जहां नदी जाया करती होगी कभी, जो वर्तमान में जमाव के कारण उच्च भूमि में तब्दील हो चुकी है, नदी के किनारे वाला जो भाग है वह बांगर क्षेत्र कहलाता है, भागर क्षेत्र कहलाता है। तो 4 भागों में हमने बांटा, भाबर प्रदेश पर्वतपदीय क्षेत्रों में, उसके आगे तराई प्रदेश, उसके आगे बांगर प्रदेश और फिर खादर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो यह है संरचनात्मक वर्गीकरण। भाबर प्रदेश क्या है? इस चित्र को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि भाबर प्रदेश में किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती होंगी। मोटे कंकड़ पत्थर आपको दिख रहे हैं पूरे क्षेत्र में। भाबर मैदान हिमालय और शिवालिक से निकलने वाली नदियों द्वारा निक्षेपित कंकड़ और बजरी, यानी कि मोटे साइज में जो है मोटे कण होंगे, कंकड़ होंगे, बजरी होंगे, इनके अवसादों से निर्मित हुआ है। इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है इसकी संरंध्रता बहुत अधिक होगी। मोटे कण होंगे जिसके कारण नदियां जो हैं, खास करके जो छोटी नदियां हैं, लुप्त हो जाती हैं। ऐसी नदियों को चोस कहते हैं। चोस, छोटी नदियां जो भाबर प्रदेश में आकर के लुप्त हो जाती हैं उनको चोस कहते हैं। याद रखेंगे, चोस किसे कहते हैं? भाबर प्रदेश में जो छोटी नदियां आकर के लुप्त हो जाती हैं। लुप्त क्यों होती हैं? क्योंकि इनकी प्योरोसिटी जो होती है वो बहुत अधिक होती है, संरंध्रता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण छोटी नदियां इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं। इसकी चौड़ाई 8 से 15 किलोमीटर तक होती है और इसका विस्तार जो है वह सिंधु नदी से लेकर के और ब्रह्मपुत्रा नदी तक बिल्कुल एक लाइन में पूरा सतत रूप से पूरा फैला हुआ है। यह पूरा क्षेत्र हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्रों में पाया जाता है। क्लियर है भाबर प्रदेश? तो भाबर प्रदेश वास्तव में है क्या? भाबर प्रदेश मोटे कणों वाला कंकड़ और बजरी का क्षेत्र है, जहां पर नदियां जब हिमालयी क्षेत्र से निकल करके आती हैं तो ढाल की कमी के कारण जो मलबा होता है, जो भारी मलबा होता है, उसको पर्वतपदीय क्षेत्रों में ही निक्षेपित कर देती हैं, जिसके कारण मैदान का निर्माण हो रहा है। उस मैदान को कहते हैं भाबर प्रदेश। तराई प्रदेश भाबर के दक्षिण में है। बिल्कुल भाबर प्रदेश के बिल्कुल दक्षिण वाला जो क्षेत्र है उसको तराई के नाम से जानते हैं और 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। यह जो पेटी है तराई प्रदेश वाली वो 15 से 30 किलोमीटर की है और दलदली क्षेत्र है। हो क्या रहा है कि हिमालय क्षेत्र से नदियां निकल रही हैं तो यहाँ पर कंकड़ पत्थर जमा कर रहे हैं, भारी कंकड़ पत्थर जमा कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे जो नदियां क्या होंगी, इसके अंदर से आएंगी, लुप्त हो जाएंगी। अब नदियों यहाँ पर बारीक कण होंगे,
तो नदियां जो है वो बाहर आएंगी, चूंकि ढाल कम होता है इसलिए सीधी नहीं बह करके अस्त व्यस्त रूप में बहेंगी, जिसके कारण एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। ऐसे दलदली क्षेत्र को तराई का मैदान कहा जाता है। इसकी जो संरचना है इस क्षेत्र की वो कम होती है, क्योंकि कण जो होते हैं वो बाहर थोड़े से बारीक होते हैं, इसलिए जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है, जो जल ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो इस क्षेत्र में अधिक होती है और नदियां बाहर आ जाती हैं। यह मैदान घने वनों से आच्छादित है, बहुत ज़्यादा घने वन यहाँ पर पाए जाते हैं, वन्य जीवों से समृद्ध है, मच्छर यहाँ पर बहुत अधिक पाए जाते हैं, इस कारण से मलेरिया जैसी बीमारियां इस क्षेत्र में बहुत अधिक होती हैं। वर्तमान समय में इसे साफ करके कृषि फार्म बना लिए गए हैं। बेहतर जल प्रबंधन और मृदा प्रबंधन करके चावल और जूट की खेती इस क्षेत्र में वर्तमान में हो रही है। तराई वाला जो क्षेत्र है वो पहले बहुत ही ज़्यादा घना वनों से आच्छादित था, वन्यजीव बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं थी इस प्रकार की दशाएं जो है यहाँ पर, लेकिन बेहतर जल प्रबंधन करके और मृदा प्रबंधन करके यहाँ पर चावल और जूट की खेती वर्तमान में बहुत बेहतर तरीके से की जा रही है और आगे भी इसकी संभावनाएं बहुत है। अब बात करते हैं भांगर प्रदेश की अथवा बांगर क्षेत्र की। बांगर क्षेत्र क्या होता है? पुराने जलोढ़ मैदानों से निर्मित विशाल मैदानों की उच्च भूमि, विशाल मैदानी क्षेत्र में जो भी उच्च भूमि पाई जा रही है, वर्तमान में जो दृष्टिगोचर हो रही है हमें, उस पूरी भूमि को भांगर अथवा बांगर क्षेत्र कहा जाता है। ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्तमान में जो क्षेत्र जो है वह बाढ़ की सीमा से ऊपर स्थित है, नदियों की बाढ़ की सीमा से ऊपर क्षेत्र स्थित है, उसको बांगर कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहां पर नदियों का बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, यानी कि मृदा का नवीनीकरण नहीं हो पाता, ऐसा क्षेत्र बांगर क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथिकाएं विद्यमान होती हैं। क्यों होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथिकाएं? क्योंकि यह क्षेत्र शुष्क जलवायु का क्षेत्र है, वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, तो ऐसे में शुष्कता के कारण कैपिलरी एक्शन प्रोसीड करता है। कैपिलरी एक्शन के कारण जो भारी तत्व होते हैं मृदा में वो ऊपरी परत पर आ जाते हैं, जिनको हम कंकड़ कहते हैं। इस बांगर प्रदेश की वर्तमान में एक बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है, जिसके कारण मृदा अपरदन की समस्या हो रही है और मृदा का अपयश हो रहा है। कौन समस्या हो? लवणीयता और क्षारीयता। इस क्षेत्र में यानी कि बांगर क्षेत्र में लवणीय भूमि और क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि चूंकि बांगर क्षेत्र जो है वह शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है, लेकिन साथ ही साथ पुराना जलोढ़ है, तो उपजाऊ क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। ऐसे में इस उपजाऊ क्षेत्र में कृषि करने के लिए हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, खास करके सिंधु तंत्र की जो नदियां हैं, उन नदी तंत्रों से नहरें बनाई जा रही हैं और नहरें इस क्षेत्र में लाकर के सिंचाई का कार्य किया जा रहा है। लेकिन हरित क्रांति के बाद का जो दौर था, 1966 के बाद का जो दौर है, उसमें इस क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई की गई। उसके बाद लगातार इस क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई की गई, जिसके कारण मृदा की ऊपरी परत में नमक की परतें बिछ गई हैं, जिसको हमें लवणीय एवं क्षारीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों को पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेह, कलर और धूड़ कहा जाता है। इस समस्या के कारण जो प्रोडक्टिविटी है इस क्षेत्र की, उत्पादकता जो है वो लगातार कम होती जा रही है। अब बात करते हैं हम खादर भूमि की। बांगर भूमि के बिल्कुल विपरीत का जो क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है और नदियां जो अपना नवीन काप मृदा लेकर के आती हैं वो उस क्षेत्र में जमा करती जाती हैं। ऐसे क्षेत्र को खादर मैदान के नाम से जाना जाता है। तो नदियों की धारा के दोनों तरफ तथा बाढ़ के मैदानों में नए जलोढ़ों से निर्मित मैदान को खादर भूमि कहा जाता है। यह पेटी बाढ़ के मैदान की नवीन काप को सूचित करती है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जो बाढ़ का मैदानी क्षेत्र है जहां पर प्रतिवर्ष नवीन मृदा संचित की जाती है। यह मध्यवर्ती मैदान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है वह मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। इसके अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र आता है। पंजाब में भी कुछ भूमि इस प्रकार की है जिसको हम खादर भूमि के तौर पर जानते हैं। जो नदियां हैं उस नदियों के किनारे किनारे पर जो क्षेत्र है
जहाँ पर जल पहुँच रहा है और नवीन मृदा का निक्षेपण कर रहा है, ऐसी भूमि को पंजाब में बेट के नाम से जाना जाता है। पंजाब में बेट के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद आप सभी का।